अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सबसे पहले प्रोग्राम में आज जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ के बाजौड़ में जो जलसे से उन्होंने खिताब किया, उसका जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्शन है और भारत की एक जमात नफ़रतें फैला रही है और नफ़रतें फैलाकर इंतखाब जीतना चाहती है। अगले 30 दिन में भारतीय कार्रवाई का खतरा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और कबायली अवाम को चौकन्ना रहना होगा। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अमन चाहती है, हम सारे हमसायों के साथ अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन गलती से भी कोई इसे हमारी कमजोरी ना समझे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीरी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, उनकी दिलेरी पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। भारत को कहना चाहता हूं कि कश्मीर का मसला बातचीत से हल करें। पुलवामा हमले के बाद से पाक भारत ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार है और भारत का जंगी जुनून पूरे खित्ते के लिए खतरे का बायस है। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अमन और मुज़ाकरात की बात की जा रही है, लेकिन भारत की तरफ से उनका जवाब कुछ मुख्तलिफ होता है। वो अपनी हठधर्मी पर कायम है। ये जो सारी सूरत हाल है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। और सवाल के लिए इस तरह से है, वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 30 दिन में भारतीय कार्रवाई का खतरा है। पाकिस्तान की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की दावत, पाकिस्तान के पास इसके अलावा आपके ख्याल में क्या ऑप्शन है? सबसे पहले हम चलेंगे मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, वज़ीर आज़म इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये मामला अभी टला नहीं है जब तक भारत में इलेक्शन नहीं हो जाते, तो आपके ख्याल में मुज़ाकरात के अलावा क्या ऑप्शन है इस वक्त पाकिस्तान के पास? देखिए, मुज़ाकरात के अलावा भी ऑप्शन मुज़ाकरात ही हैं, लेकिन बेहतर सफारतकारी के साथ। आप बेहतर सफारतकारी करेंगे दुनिया में कश्मीर का कॉज और ये जो पूरी सिचुएशन है इसको सही मानों में लोगों को, ममालिक को अपना हमनवा बनाएंगे तो ये भारत पे दबाव बढ़ेगा। इस वक्त हो ये रहा है कि भारत पे उस तरह का दबाव नहीं आ रहा, या उसकी वजह इलेक्शन हो सकती है, उसकी वजह बीजेपी का अपना पूरा एक बयानिया हो सकता है, लेकिन वो दबाव, जितना दबाव आना चाहिए शायद उतना दबाव नहीं आ रहा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कश्मीर के ऊपर भी और बड़ी सही पोजीशन है, लेकिन हम अपना केस दुनिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं लड़ते। आज भी आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो हलचल नहीं है इस पूरे इशू के हवाले से, या दीगर ममालिक में वो हलचल नहीं है जो होनी चाहिए। तो मुज़ाकरात के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है माँ सिवाय इसके कि मुज़ाकरात के लिए भारत पे दबाव बढ़वाया जाए, और दबाव बढ़वाने के लिए आपको बेहतर सफारतकारी करनी है। ये जो इमरान खान की कल तकरीर है ये बड़ी अलार्मिंग इस लिहाज से है कि अगर वो ये कह रहे हैं और आपके मुल्क के अंदर भी इस वक्त हाईएस्ट अलर्ट मौजूद है, और ये हाईएस्ट अलर्ट कंटिन्यू रहेगी गालबन अगले 30 दिन तक, और उसका मतलब ये हुआ कि अगले भारत के इंतखाबात तक ये चीज़ें अपनी जगह जूं की तूं मौजूद रहेंगी। इंतखाबात के बाद और इंतखाबी नताइज भी जो है वो डिटरमिन करेंगे कि ये कशीदगी बरकरार रहती है, इसमें कमी आती है या बढ़ती है। बिल्कुल दुरुस्त। मदर साहब आप कह रहे हैं सिफारतकारी, बेहतर सिफारतकारी की जाए और मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। न्याजी साहब, जैसे हमारे साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान सिफारतकारी के एतबार से ऐसा क्या करे कि भारत मजबूर हो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल इमरान खान साहब से या बाकी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उससे एग्री नहीं करता हूँ कि 30 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि या तो हम इंडिया के विज़ावी जो हमारे रिलेशन है, जो उसकी जो पूरी ट्रेल है 70 साल की, उसको समझने कासिर है, या ज़ाहिर है कुछ और वजूहात है जिसकी वजह से हम वो उस बयानिया को पूरी तरीके से उस तरह अफेक्टिव नहीं रख रहे। नंबर 2 बात यह है कि इंडिया को आप जितना मर्जी कह दें मुज़ाकरात की दावत दें, ये वो पाकिस्तान की कमज़ोरी समझते हैं, और ये पाकिस्तानी कमज़ोरी है, ये हम समझते हैं। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये लोगों कह रहे हैं कि जी हमको अमन पसंद है इसलिए मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। 1986 में ब्रास ट्रैक के मौके पे जब स्टैंड ऑफ हुआ था और 4.5 लाख फौज जो है पाकिस्तान इंडिया की वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाके खड़ी की गई थी, तो ज़ियाउल हक साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पर इंडिया गए और उन्होंने राजीव गांधी के कान में कहा कि अगर आपने हरकत की तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने अपनी किताब लिखी 2003 के अंदर। उस किताब में उन्होंने पूरा उसका जिक्र किया कि ज़ियाउल हक के कोट एंड कोट कि लोग चंगेज खान को और हिलाकू खान को भूल जाएंगे अगर हरकत की। इनफैक्ट इंडिया जो है वो एक ही ज़बान समझता है,
उनको ये मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने कोई कसूर किया हुआ है। 70 साल से इंडिया ये कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की हालत जंग में है। जंग कैसे होती है, कभी अफगानिस्तान के रास्ते से आ जाती है, वहां से हम कंट्रोल करते हैं, जे तो इधर से आ जाती है, ईस्टर्न जो बॉर्डर जो शुरू से टर्माइल है, पहले वेस्टर्न पाकिस्तान था, उसमें भी इन्फ्लिटेटर्स आए, मिस्क्रिएंट्स आए, फिर उसके बाद यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से आए, 2002 के अंदर उधर से 9/11 हुआ, उधर से ये फिर ये इंडियन पार्लियामेंट के बाद फिर फौजें लेके आ गए, और वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन वगैरह वो इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में थे। फिर इनको बताया गया कि पाकिस्तान के पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान की 1 फुट जमीन अंदर ना आए। आज ड्रोन आया है, हमने मार कर आया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया जो है ये इस गलत फहमी से निकल जाए कि 30 दिन के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंटली उसकी पॉलिसी है, उसको पता है कि इस स्टेट में पाकिस्तान की मईशत जो है वो सहार नहीं सकती, उसका पाकिस्तान को इसका पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि रवैया सख्त रखना चाहिए, और कोई मुज़ाकरात हम क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हम कश्मीर का नाम हल्का फुल्का लेते हैं। पहले दिन तकरीर की तो कहा हम आप 1 कदम बढ़ाएं, 2 कदम बढ़ाएंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कारोबार करना चाहते हैं या टेररिज्म में बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ कश्मीर के ऊपर भारत बात करना चाहता है, फाबिया, क्योंकि कश्मीर में उसके पास हालात इतने कड़ी और सख्त हो चुके हैं कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी बहुत सारी चीजें इंडिया के दबाव में हमें नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी मजीद यहाँ हो रही है। बिल्कुल ठीक। बेनजीर, जिस तरह साहब कह रहे हैं कि 30 दिन के अंदर ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कुछ होगा, आपके ख्याल में भारतीय इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को कुछ इस्टेब्लिश करना होगा? क्योंकि वो एक जमात जिसके बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि वो नफरतें फैलाकर इंतखाब जीतना चाहती है, अगर वो जीत गई तो फिर तो उनके अगले पूरे टर्म के दौरान कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि कुछ हालात बेहतर हो सकें दोनों मुल्कों के दरमियान। नहीं, मेरे ख्याल से बात सही है जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, और अभी शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बात की है कि जब तक इलेक्शन उनके ख़त्म नहीं हो जाते, जो मई 19 को मेरे ख्याल से कंक्लूड करेंगे, तो तब तक तो कोई अभी बातचीत, जो हमारे पास ऑप्शन यही है कि जितनी भी थोड़ी बहुत जो बातचीत हो रही है इसी को हम जारी रखें। अभी बातचीत हो किस चीज़ पे रही है? अभी सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर पे बातचीत हो रही है, और उसको भी आप देखें कि हमारे एक तो जो सहाफ़ी हैं उनको वीज़ा नहीं दिया गया वहाँ पे जाने के लिए, उसे कवर करने के लिए। दूसरी तरफ हमारी मीडिया उसे कैसे प्रोजेक्ट कर रही है, हम कह रहे हैं एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, चले एक बातचीत शुरू हुई है, एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है दोनों की तरफ से। इंडियन मीडिया मैं 2 दिन से देख रही हूँ, उनकी तरफ से जो आ रही है, इंडियन मीडिया भी और उनके हुक्मरान भी, वो इस पर बात कर रहे हैं कि देखें करतारपुर पर पाकिस्तान ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, नारोवाल पे, वहाँ पर अब वो वीज़ा नहीं देना चाहते सिखों को, वहाँ पर एक नेगेटिविटी है। तो अभी तक जो है ना मुकम्मल तौर पर डी एस्केलेशन नहीं हुई, तो अभी तक तो ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास यही ऑप्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी अब्दुल बासित से भी इस इशू पे 1-2 दफ़ा बात हुई है, वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे जब उरी का अटैक हुआ था इंडिया में, तो वो मुझे जो बात कह रहे थे जिसमें मुझे लगा काफ़ी वजन था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में को एक अब अपॉइंट करना चाहिए, एक स्पेशल ऑनवॉय जो सिर्फ कश्मीर के मसले को रेस करे हर प्लेटफॉर्म पे, एक स्पेशल डिपार्टमेंट अब होना चाहिए ताकि एक फोकस्ड अप्रोच हो हमारी। हम लोग ये नहीं कर सकते, ये जो हमारी थोड़ी सी हाफ बेक सी अप्रोच होती है, कभी हम रेस करते हैं कभी हम नहीं रेस करते, फिर हम बॉयकॉट कर देते हैं, जैसे हमने OIC को बॉयकॉट किया जो गलत फैसला था। पर एक फोकस्ड एक डिपार्टमेंट हो जिसका काम ही ये हो कि वो इसे कॉन्स्टेंटली रेस करे इंटरनेशनल फोरम्स पे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, और जब तक इलेक्शन नहीं ख़त्म होंगे हमें नहीं पता कि वहाँ पे हुकूमत कैसी आएगी, कोलिशन आएगी या वो स्वीप करेगी बीजेपी वहाँ के इंतखाबात, या जब वो आएगी तो फिर बातचीत, फिर कुछ क्लैरिटी आएगी। सही, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के पास सिर्फ मुज़ाकरात का ही ऑप्शन है आपके ख्याल में? भट्टी साहब, जिस तरह बेनज़ीर भी बता रही हैं कि भारत में रवैया बहुत, भारत का कोल्ड है, सर्द मौरी का शिकार है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है सारी सूरत हाल में? देखिए जी, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मुज़ाकरात वाली बात भी और 30 रोज़ वाली बात भी, और साथ साथ हमें मुज़ाकरात पर फोकस रख के साथ साथ वो भी करना चाहिए जो हमने करना है या दुनिया जो हमसे चाह रही है। दूसरी बात है, पहला और आखिरी ऑप्शन मुज़ाकरात है। ज़रा सोचिए, जिस रात भारत ने बालाकोट जारहियत की, पाकिस्तान इसी रात जवाबी हमला कर देता, या जिस रात भारत ने मिज़ाइल हमलों का प्लान बनाया था, खुदा न खास्ता इस रात भारत मिज़ाइल हमले कर देता और हम जवाबी मिज़ाइल हमले कर देते,
या खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को बर वक्त पता ना चलता और भारत और इसराइल मिलकर हमारे 2 शहरों पर हमले कर देते और हम जैसे हमने मंसूबा बनाया हुआ था कि हम 3 शहरों पर हमले करने हैं वो कर देते, या अगर खुदा ना खास्ता दोनों मुल्कों में जंग हो जाती तो फिर रिजल्ट क्या निकलना था? तबाही बर्बादी के बाद एंड रिजल्ट क्या होना था? अक़वाम आलम, दोस्त ममालिक की कोशिशें, जंग बंदी और मुज़ाकरात। तो अगर तबाही और बर्बादी के बाद भी मुज़ाकरात तो पहले क्यों नहीं? दुनिया भर में हमने देखा है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती, आखिरकार आपको बैठना पड़ता है। लिहाजा एक मैच्योर, समझदार और दूरअंदेश क़यादत और मुल्क का पहला और आखिरी ऑप्शन मुज़ाकरात ही होता है। हाँ, अगर कोई जंग मुसल्लत कर दे तो फिर तो वो अलहदा बात है, बका के लिए लड़ना पड़ती है, और बका का मसला हो तो अफ़गानिस्तान वाले रूस से लड़ जाते हैं और वियतनाम वाले अमेरिका से लड़ जाते हैं, तो वो तो करना पड़ता है। मगर पहला और आखिरी ऑप्शन मुज़ाकरात है, और खुदा के लिए इस मरतबा जो दुनिया, जो दोस्त ममालिक हमसे चाहते हैं वो भी हम साथ साथ अब बेहतर करते जाएं। कोई हर्ज नहीं अपने लिए, मुल्क के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। सही। आपके ख्याल में मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए? दूसरा, महमल, भारत में कुछ क्या कोई माहौल बदला है? क्योंकि बालाकोट हमले के बाद खुद भी झूठ को बेनकाब किया गया। भारत में कुछ सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से भी सवाल भी उठे सारे वक्त में, तो रवैया इतना सख्त क्यों है अभी तक आपके ख्याल में? अफसा, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 30 दिन में कोई कार्रवाई का ख़तरा है, तो मेरी जो काफ़ी भारतीय सहाफ़ियों से बात भी हुई और मैंने कहा कि क्या वजह है कि इस किस्म की बातें अभी भी पाकिस्तान में की जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो जितनी भी ब्रीफिंग्स दी जा रही है और हमारी जितनी भी ऑफ द रिकॉर्ड और वैसे भी ये सारे अपने गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है, तो ऐसा कोई ख़तरा है नहीं। भारत अब कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और उसकी वजह जो है ना अफसा, जो ये मैंने खुद अखज़ किया, उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह उसकी ये है कि जब पहली स्ट्राइक इंडिया ने की बालाकोट के बाद, तो पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उससे मोदी बहुत सख्त एम्बैरस हुए। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर तो पाकिस्तान ना रिटेलिएट करता या फिर इंडिया का जहाज़ ना गिरता और कोई इस तरह की चीज़ होती तो फिर वो उसको स्पिन कर सकते थे। उनका तो पायलट भी पकड़ा गया। तो मोदी के लिए वो इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि अब वो इतने इलेक्शनों के करीब ये दोबारा बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे कि वो एक और कार्रवाई करे और फिर अगर उसमें पाकिस्तान इनका जहाज़ मार कराए या जो भी ये चीज़ करे तो फिर तो वो इलेक्शन हार जाएंगे बिल्कुल ही। मतलब वो कभी भी इस किस्म का रिस्क नहीं लेंगे आफ्टर दिस एम्बैरेसमेंट, बिकॉज इस एम्बैरेसमेंट के बाद उनसे सवालात शुरू हुए। आप ये देखिए कि जब बालाकोट की जब स्ट्राइक थी, उनके पोल्स के नंबर आप देखती बहुत हाई थे। उसके बाद जो है कांग्रेस ने भी उनको टफ टाइम दिया, बाकी भी अपोजिशन पार्टीज और फिर उनके मीडिया ने भी उनसे सवालात किए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि भारत कोई चीज़ करेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो ऑप्शन है वो यही है कि वो बैठे रहें, आराम से बैठ के इनके इलेक्शंस के रिजल्ट्स का वेट करें। आई थिंक 23 मई को इनके इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगी, अभी तक यही लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन इवन जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पाकिस्तान के साथ फिर मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक बहुत पेशेंस का और बहुत अच्छे तरीके से कह ले बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, डिप्लोमेसी का भी और हर तरह से। तो मेरे ख्याल में बैठ कर उनका वेट करें, मुज़ाकरात करें, और फिर जो बाकी उन्होंने FATF पे कहा है कि हम एक्शन लेंगे और कलअदम तंजीमों के खिलाफ और ये वो भी उनको करना पड़ेगा। सही महमल, आप कह रही हैं कि जैसे अब तक सब्र किया हुआ है ऐसे ही बैठे रहें और इंतजार किया जाए भारत में होने वाले इंतखाबात का नतीजा आने का। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आप सबका बहुत और अहम इशू है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे रिपोर्ट कार्ड में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुज़श्ता रोज़ के वज़ीर आज़म के जिस खिताब का हम जिक्र कर रहे थे उसमें उन्होंने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि 10 साला पार्टनरशिप मीसाके जमहूरियत नहीं, मीसाके करप्शन है। उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप वाले कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत नहीं लेकिन बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। उनका मजीद कहना था कि करप्शन पर किसी के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा, आवाम का पैसा लूटने वालों से किसी किस्म की मुफाहमत, डील या फिर समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि 2 NRO से मुल्क में बड़ी मुश्किलात पैदा हुई, अब किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान ने कहा कि मोदी से बातचीत हो सकती है मगर चोरों से नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं मगर किसी करप्ट के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। ये वाज़े तौर पर यह गुफ्तगू की गई वज़ीर आज़म की तरफ से गुज़श्ता रोज़ बाजोड़ में। चंद रोज़ पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जेल में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून की नाकामी है कि दोनों जमातों ने मीशूरियत पर पूरी तरह से अमल नहीं किया। ताहम पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि उस पर दोबारा गौर करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने उस दिन वाजे किया था नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद। अब वाजे रहे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की क़यादत को मुकदमात का सामना है और इसमें मीसाके जमहूरियत पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से है, 10 साला पार्टनरशिप मीसाके जमहूरियत नहीं, मीसाके करप्शन है इमरान खान। क्या वज़ीर आज़म की अपोजिशन पर मीसाके जमहूरियत के हवाले से ये तनकीद जायज़ है आपके ख्याल में? सबसे पहले जाएंगे हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ। इरशाद साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, चंद लम्हों के लिए इमरान खान के इस बयान को एक तरफ रख देते हैं। चंद लम्हों के लिए ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इमरान खान की अपने सियासी मुखालफिन पर तनकीद है, या चंद लम्हों के लिए ये समझ लेते हैं कि इमरान खान ने ये कहा ही नहीं है, या चंद लम्हों के लिए ये भी मान लेते हैं कि दो मुख्तलिफ नज़रियों वाली, दो मुख्तलिफ सोच वाली, दो मुख्तलिफ फ़िक्र वाली, मतलब लेफ़्ट और राइट, मशरक़ और मगरब ने खालिस्तन मुल्को, कौम और जमहूरियत के लिए मिसाक किया था, इकट्ठे हुए थे और इन्होंने मुआहदा किया था। चंद लम्हों के लिए सब कुछ मान लेते हैं। फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? क्या दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत की पासदारी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों ने जो कहा था इस पर खड़े रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं की? बिल्कुल। क्या दोनों ने एक दूसरे को छुरे नहीं घोंपे? बिल्कुल घोंपे। क्या मिसाक जमहूरियत के बाद दोनों के फेल और अमल से लगा कि वो जमहूरियत के लिए मुखलिस थे? बिल्कुल भी नहीं। फिर दोनों की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ देख लें, दोनों की एक दूसरे के खिलाफ साजिशें देख लें, दोनों की गवर्नेंस देख लें, दोनों की मुबैना लुटमार देख लें, एक दूसरे हत्ता के दोनों ने कह चुके हैं कि मिसाक जमहूरियत का कातिल वो है, मिसाक जमहूरियत का कातिल वो है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लिहाजा मेरे लिए मिसाक जमहूरियत का जब एंड रिजल्ट है, मेरे लिए जब मिसाक जमहूरियत का जब एंड रिजल्ट निकलता है तो वो सिर्फ इक़्तिदार का असूल था और इक़्तिदार का असूल है। और मिसाक जमहूरियत का मतलब वही खाल बचाओ, आल बचाओ और माल बचाओ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं। जी, ठीक कह रहे हैं इमरान खान। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मोदी से बात हो सकती है लेकिन चोरों से नहीं, ये कितना सख्त पैगाम है ऑपोजिशन के लिए? मेरा ख्याल है कि कोई मुहज़्ज़ब तरीका तो नहीं है कहने का, और बिल्कुल एक बंदा ये वो कब कहता है जब उसके पास अल्फाज ना हो, जब उसके पास दलील ना हो, और जब वो समझता है कि जी मैंने लोगों को सिर्फ उनके जज्बात अंगेख्ता करके और कोई बात अपनी बेचनी है या कोई ऐसा कारोबार करना है जिसमें इस तरह की बातें आम करनी है। चंद लम्हों के लिए मान लें कि सेनेट में तहरीक इंसाफ का और पीटीआई का जो मुश्तरका पैनल था वो किसी मिसाक या निकाह के नतीजे में नहीं था, वो बगैर निकाह के इकट्ठा रहने का इज़्न था। चंद लम्हों के लिए यह भी मफरूज़ा ले लें कि 2008 के अंदर जब नवाज शरीफ और इमरान खान और काजी हुसैन अहमद साहब नवाज शरीफ नवंबर में वापस आए तो जनवरी फरवरी के इलेक्शन तक दिन रात इकट्ठे बैठे, सर जोड़ के उसकी प्लानिंग करते थे, जिसे बाद में बायकॉट कर लिया इमरान खान ने और काजी हुसैन अहमद ने। और ये समझें कि यह भी किसी मिसाक के मुताबिक नहीं था, यह भी एक ऐसी एक कट था जिसके अंदर कोई निकाह, कोई मुआहदा, कुछ नहीं हुआ था और उसके बगैर साथ रहने का था। तो मैं समझता हूँ अगर ये मान लिया जाए तो ये गुनाह कबीरा था कि आप एक बात मुनाफकत कर रहे थे कि आप एक काम कर रहे हो और मानते नहीं हो। आप किस मिसाक का रोना रोते हो कि ये मिसाक जो आप कर चुके हैं, भाई खुदा के वास्ते लोग क्या वही मानेंगे जो आपके अंधे मुकल्लद हैं, और अंधे मुकल्लद की किसी को कोई कमी नहीं है, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो तारिक कादरी साहब हो, चाहे इमरान खान हो, उनमें ये माल आप बेच सकते हो। कौम को खुदा के वास्ते, कौम के पास एक ज़हन है। पीपल्स पार्टी और आपने 2017 में और 2018 में कंधे से कंधा जोड़ के मुस्लिम नून की हुकूमत को तहत करने की कोशिश की। वो क्या मान ले, आप कैसी बातें करते हो? वो कौम को आप जाहिल समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो। यही बात है कि आज आप इक़्तिदार में आने के लिए इतने जतन करने पड़े जो कि जमहूरी ज़हन के मुताबिक, जमहूरी तरीकों के बिल्कुल मुखालफत में थे। आपके इक़्तिदार में आने के लिए पूरी की पूरी नैब है, उसने किस तरीके से हरकतें की और क्या क्या नहीं तरीके अडॉप्ट किए, क्योंकि ये पता चल गया था कि ये बात आपकी लोग मानने पर तैयार नहीं है।
अगर आप इतने होते तो जो करप्ट लोग हैं उनको भी ना रखते, जिनके ऊपर जिसको पकड़ते हैं उसे नैब के चांसेस है, आपके ऊपर नैब के केसेस हैं सारे के सारे। परवेज खट्टर के ऊपर कौन सा बंदा है जो इसे नहीं ऑप्शन आप ले रहे हैं, बिल्कुल आप ये बात जो कहना मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इन्होंने ये गंदी गालियां जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े नौजवानों को जो बेचारे अभी नए नए आ रहे थे उनको तरबियत दे के सिखा के मीडिया को निकलवाई, क्या फर्क पड़ा? अब वही गालियां जो है ज्यादा बेहतर अंदाज में, वही सोशल मीडिया ज्यादा लीथल अंदाज में, ज्यादा बेहतर से गंदे तरीके से बेहतर अंदाज में आप इनके मेमल की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, ठीक, मेमल जिस तरह न्याई साहब कह रहे हैं कि इंतखाब से पहले भी तो कंधा मिलाया था पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई ने, फिर अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं अक्रॉस द बोर्ड, ये बार बार कही जाती है बात के एहतसाब नहीं हो रहा। इतना मिसाके जमहूरियत किया हुआ था, फिर तो ये इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुनाफिकत है ही नहीं, यही तो मुनाफिकत है जो मतलब ये उनको जेब नहीं देती, आपको जेब देती है, मुझे जेब देती है, इमरान खान को ये बात जेब नहीं देती। वो ये बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे मिसाल डाकू का नहीं है, पीपल्स पार्टी का कौन सा मिसाल हुआ था? मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीटीआई के साथ मिल गई, इससे बड़ा और क्या मिसाके जमहूरियत का हो सकता है? ये मुझे जेब देती है, इमरान खान को ये साथ जेब देती है, कैसे पीटीआई के साथ मिल गई? न्याय साहब ने मुझे सेकंड किया है, शर्म आनी शुक्रिया न्याय साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे सेकंड किया। ठीक है मेमल, ठीक है शाह साहब, न्याई साहब आगे बढ़ने दें में मेमल, इस पे आप क्या कहेंगी? और फिर दूसरा, क्यों अब हुकूमत में आने के हुकूमत में है इमरान खान साहब, वजीर आज़म है, आपने मुझे सेकंड किया कि पीपल्स पार्टी मिसाके जमहूरियत। अब सा इसमें मैं नहीं का ऑप्शन लूंगी, और उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि गालिबन खान साहब का एक थोड़ा सा मसला ये है कि वो ना कुछ पढ़ते नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मिसाके जमहूरियत ना पढ़ा नहीं है, क्योंकि मिसाके जमहूरियत तो करप्शन पे था ही नहीं। मिसाके जमहूरियत तो उस वक्त हुआ जब जनरल मुशर्रफ जो थे वो पावर में थे, और वो हुआ एक डिक्टेटर के खिलाफ, और वो हुआ एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, और वो उस वक्त सियासी ज़रूरत थी उसके तहत हुआ। और एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ये बात सच है कि उसमें कुछ चीज़ों में पीपल्स पार्टी ने नहीं लाज रखी, कुछ में नून लीग ने बाद में नहीं रखी, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने जो है इसके ऊपर एक कंधे से कंधा मिलाया। अब बात ये है जी भट्टी साहब, आपकी की थोड़ी सी बात की मैं तायीद भी उसमें कर लूंगी। तो बेसिकली बात ये है कि अफसा कि इसके अंदर हमें मेमो गेट भी याद आता है, जो कि 2000 ये पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहुंच गए थे, हालांकि इन्होंने बात इस तरह की थी, लेकिन उसमें बीबी शहीद के ऊपर भी एक इल्ज़ाम आता है कि अबू धाबी में उन्होंने जनरल मुशर्रफ से मुलाकात भी की थी, जबकि उन्होंने मिसाके जमहूरियत में कहा था कि डिक्टेटर से हम कोई मतलब मदद और इस तरह की चीज़ें नहीं लेंगे। लेकिन खैर एनीवे द थिंग इज कि देखिए करप्शन के ऊपर मिसाके जमहूरियत तो नहीं था, और जो ये बात करे कि 10 साल में इन्होंने सिर्फ मिसाके करप्शन किया, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए 18वीं तरमीम भी इन 10 सालों में आई और वो मिसाके जमहूरियत की वजह से आई। फिर जो बिलावल भुट्टो ने भी बात की नए मिसाके जमहूरियत की, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई, जो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, चंद और चीज़ें जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, जो इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो वो कहते हैं हम इंप्लीमेंट अब करना चाहेंगे और बाकी सारी जमातों को अपने साथ मिलाकर, यानी ऑपोजिशन की जमातें हैं, और उनके साथ हम ये करेंगे। और इसके अंदर हो सकता है कि अगर कोई नई चीज करनी होगी, बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, और इस तरह के मिसाक होने चाहिए। मिसाके जमहूरियत, इट वाज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ही शुड रीविजिट एंड रीरीड इट एंड थोड़ा सा अपने आप को जरा उससे उन्हें पता चल जाए कि क्या आपके ख्याल में उनको एक दफा इसको देख लेना चाहिए मिसाके जमहूरियत किस लिए था। मजहर अब्बास साहब, लेकिन फिर जो ये आवाज़ उठाई जाती है कि मिसाके जमहूरियत के लफ्ज़ को के अल्फाज को इस्तेमाल किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से सियासत करने के लिए, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा ये इस पर भी एक बात कर लीजिएगा कि इमरान खान साहब को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि NRO नहीं दिया जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो ये कि इमरान का बयान क्या है, पहले वो देखें इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब का बयान ये है कि ये मीसाके जमहूरियत नहीं है, ये मीसाके करप्शन है। वो मीसाके जमहूरियत को बुरा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये मीसाके जमहूरियत है ही नहीं। और अगर उन 10 सालों का जिसकी मिसाल दे रहे हैं उसमें खुद उनका भी जो रोल है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन वो मिसाल क्या दे रहे हैं? वो मिसाल ये दे रहे हैं, 2 NROs की मिसाल दे रहे हैं। अच्छा, जो पहला NRO था उसमें फिर इमरान खान ज़रा खुलकर बात करें कि वो पहला NRO सिर्फ मुशर्रफ साहब ने नहीं किया था, उस NRO में वो मुल्क भी शामिल था जिसके आज वो बड़े गुण गाते हैं। तो ज़रा अगर आदमी को खुलकर बात करनी चाहिए तो फिर उन सारे कैरेक्टर्स की बात करनी चाहिए जो उस कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे।
दूसरा बिल्कुल ठीक है कि 2006 में देखे मीसाक जमहूरियत हुआ और बदकिस्मती से उसकी पहली वायलेशन जो है वो जनरल मुशर्रफ के साथ मुलाकात करके की गई, और अगर वो नहीं होती तो वो मीसाक जमहूरियत एक अच्छा वैलिड सॉलिड डॉक्यूमेंट है, और इमरान खान साहब को खुद इनिशिएट लेना चाहिए, मीसाक जमहूरियत खुद करना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी नून लीग को बुरा कहें, जो करप्शन उन्होंने 10 साल में अगर मुबैना तौर पे की है बिल्कुल वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह न्याजी साहब ने कहा कि जी फिर नवाज शरीफ तो आपके इत्तेहादी थे, 2008 तक आपके इत्तेहादी रहे। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने और काजी हुसैन अहमद मरहूम ने जो फैसला किया था इमरान खान उसका हिस्सा थे। नवाज शरीफ साहब बैकआउट कर गए, ये नहीं है कि उन्होंने बाद में बॉयकॉट किया, बॉयकॉट का फैसला पहले हुआ था। नवाज शरीफ साहब उस बॉयकॉट से ये बैकआउट कर गए, इमरान खान और काजी हुसैन अहमद साहब उस पर खड़े रहे। फिर उसके बाद जो सूरत हाल रही है उसमें ठीक है दोनों पार्टीज ने मीसाक जमहूरियत की डॉक्यूमेंट, और अगर आप मीसाक जमहूरियत की डॉक्यूमेंट पे अमल नहीं करेंगे तो ये कहने में लोग हक बजानिब होंगे कि ये डॉक्यूमेंट फिर आपके अपने अपॉर्चुनिज्म का शिकार हो गया। उस खूबसूरत डॉक्यूमेंट को जिसमें बहुत, अगर उस डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाया जाए तो उससे बहुत भी, आज भी आप देख लें सिंध के अंदर उस मीसाक जमहूरियत की धज्जी उड़ाई जा रही है। क्या उस मीसाक जमहूरियत में ये नहीं है कि सिंध में भी और सूबा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन लीडर होगा? तो क्यों नहीं सिंध में जो है पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने दे रही है? तो अगर ये होगा, ये चीजें करेंगे तो फिर ये कहना इमरान खान का दुरुस्त है कि ये मीसाक करप्शन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मीसाक जमहूरियत को वो मीसाक जमहूरियत कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि उसको बदल के मीसाक करप्शन कर दिया गया है। बेनज़ीर, इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, क्या एक अहम दस्तावेज जो दो अपोजिशन पार्टीज ने, एक बड़ी सिचुएशन थी जिसके अंदर मीसाक जमहूरियत साइन हुआ था, उसको नहीं बदनाम कर दिया गया? अब सर मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब को सबसे पहले बाबर अवान से पूछना चाहिए कि ये मीसाक जमहूरियत है या मीसाक करप्शन है, क्योंकि तब बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी में होते थे और वो उसका बहुत दिफा करते थे, इसको जितना भी डिफेंड कर सकते थे वो करते थे इसको। तो सबसे पहले तो उनको ये उनसे पूछना चाहिए। और दूसरी तरफ बाबर अवान साहब पे खुद भी आजकल नंदीपुर पावर प्लांट का करप्शन का केस जो है वो आजकल उनके, बल्कि वो इंडाइट होने वाले, उनके ऊपर चल रहा है। लेकिन जो आपने जो ये दूसरा जो बयान दिया है, जो कि मैं मोदी से बात कर सकता हूँ लेकिन मैं करप्ट सियासतदानों से बात नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है इमरान खान साहब की तरफ से कि मोदी जो आपके साथ जंग करना चाहते थे, जिन्होंने आपकी बॉर्डर की वायलेशन की, आपकी एयर स्पेस की वायलेशन की, आप उनसे बात कर सकते हैं लेकिन एक करप्ट सियासतदान से बात नहीं कर सकते। इलेक्शन से पहले वो जब बात करते थे इमरान खान साहब, जब वो अपोजिशन में थे, तो तब वो कहते थे मैं TTP से बात कर सकता हूँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात कर सकता हूँ, मैं दहशतगर्दों से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से अभी वो तब भी शायद करप्ट सियासतदानों से बात नहीं कर सकते थे। ये बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट्स होती हैं। मेरे ख्याल से अब इमरान खान साहब को दोबारा रिमाइंड करना चाहिए, उनके जितने भी वजीर हैं, कि वो अपोजिशन में नहीं है, वो कंटेनर पे नहीं है, वो अपोजिशन लीडर नहीं है, वो मुल्क के वजीर आज़म है। इस तरह के वो जब पर्सनल अटैक्स करते हैं वो बहुत डेंजरस किस्म की बयान होती हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसका बड़ा अफेक्ट होता है कि आप सियासतदानों से जिनके साथ आपने अभी बैठ के, अब आप जनूबी पंजाब का अगर उन्हें बिल पास कराना है तो यही जो करप्ट सियासतदान है इन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। फौजी अदालतों का अगर आपने बिल पास कराना है तो यही करप्ट सियासतदान है जिनके साथ आपने बैठ के ये काम करना पड़ेगा। अभी पंजाब असेंबली में जो सैलरीज का हुआ, आप सब बैठ मिलजुल के सब ने पास कर ही दी ना, वो अपनी सैलरीज और पर्क्स जो बढ़ानी थी, तो सब बैठ ही गए। तो फिर ये स्टेटमेंट्स में मेरे ख्याल से ये ज्यादा हमें गौर देना चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो एक ये बहुत तशवीशनाक बात है जो वो कह रहे हैं कि मोदी से बात कर सकता हूँ लेकिन अपोजिशन से नहीं। जैसे आप बेनज़ीर ने पॉइंट आउट किया कि अपोजिशन जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, अवामी नुमाइंदे हैं, सियासतदान, उनसे आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो वोट लेके इलेक्शन जीत के आए हैं, जिनको वोट मिले हैं, वो इलेक्शन जीत के आए हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन पहले पाक भारत सूरत हाल के अंदर अपोजिशन ने साथ भी बहुत दिया वज़ीर आज़म। एब्सोल्युटली। अब साहब मेरा टाइम भट्टी साहब को दे दें प्लीज, थोड़ा सा जो रहता है। जी भट्टी साहब, ठीक है, चलिए भट्टी साहब, इनसे ऐसी बात कराएं कि सारा असर जाहिल हो जाए बेनज़ीर की गुफ्तगू का। शुक्रिया न्याय साहब, शुक्रिया। ऐसी बात करिए कि मुझे पता था आप एक दिन ये करेंगे। बेनज़ीर ने मैस्मराइज कर दिया सारे लोगों को खुद रहे अपने आर्गुमेंट से। टाइम मुझे दे रहे हैं, बोल खुद रहे। भट्टी साहब जल्दी से कह दें। जी मेरा टाइम सारा, मैं ये कह रहा था कि
मैं ये कह रहा था कि एक आप बोलने ही नहीं दे रहे, वो बोली जा रहे हैं, मैं क्या करूं, गरीब आदमी, मैं क्या करूं। अब मुझे समझ भी नहीं आ रही, उनकी आवाज़ भी बंद हो गई है। और बात यह है कि हर जुमेरात को एक मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, और ताकि इमरान खान को ज़बानी याद हो जाए कि मिसाक जमहूरियत होता क्या, और एक कापी इमरान खान को रोज़ाना बिलावल जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब पहुंचा के आए कि ये होता है मिसाक जमहूरियत। अगली जुमेरात दूसरी कापी, अगली जुमेरात तीसरी कापी, चौथी मरतबा कहेंगे मुझे भी मंजूर है यार, मेरी जान छोड़ दो। ठीक है शाह साहब, पहुंच गया आपकी ये तजवीज़। मज़हर अब्बास साहब। अब सर देखिए, एक तो जिस तरह अभी बेनज़ीर ने बात की कि मोदी वाला जो बयान है उनका वो वाकई बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोदी तो खुद आपसे बात नहीं कर रहे। आपने तो 2 मरतबा टेलीफोन की कोशिश की, वही जवाब ही नहीं आया। दूसरा, ये जो पंजाब असम्बली की बात है, पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ ये तो बड़े खुलेआम मीसाक करप्शन है। ये तो थ्रू असम्बली मीसाक करप्शन हुई है, और ख़ुद इमरान खान साहब को जब गुस्सा आया है तो फिर आज तक, कम से कम आज के दिन तक, उसमें कहीं विड्रॉल नहीं नज़र आया, उसके अंदर कहीं तरमीम नज़र नहीं आई। तो मेरा ख्याल है जब आप अपोजिशन को इस तरह वो तनकीद का निशाना बनाते हैं तो फिर पहले अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ही ज़रूरी होती है। इन अल्फाज पर अपने वज़ीर आज़म को गौर करना चाहिए। आप सब ने बहुत अहम सवालात इस मामले पर उठो हाँ और 3 नहीं के ऑप्शन सामने आए हैं। एक और इशू है, इस पर डिस्कशन होगी रिपोर्ट कार्ड में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में 2 मसाजिद पर हमले के नतीजे में 49 अफराद जहाँ बहक हुए थे, मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे, जबकि एक मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी पहुंचे थे जो कि बाल बाल बच गए। सफ़ेद फार्म हमलावर वाइट सुप्रीमिस्ट सोच का हामिल तशद्दुद पसंद शख्स था जिसको हिरासत में ले लिया गया है। दहशत गर्दी के इस वाक़े की आलमी सतह पर शदीद मज़म्मत की गई है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया है आलमी लीडर्स की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो सीनियर वुज़रा की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। इनमें असद उमर साहब, शीरी मज़ारी और साबिक वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसी ट्वीट्स की हैं जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ये हमें सीनियर सियासतदान नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही ट्वीट्स हैं जिस पर न सिर्फ सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हो रही है बल्कि पाकिस्तान की इसमें सुबकी भी हुई है। इसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, असद उमर, शीरी मज़ारी और ख्वाजा आसिफ की क्राइस्ट चर्च आने पर गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स, सोशल मीडिया पर लोगों की शदीद तनकीद, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वुज़रा को क्या बिना किसी चेक एंड बैलेंस इस तरह अपनी राय का इजहार करना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम बेनज़ीर की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, ये रिएक्शंस आप देख रही हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें असद उमर और शीरी मज़ारी जो इस वक्त बहुत अहम पोजीशंस होल्ड करते हैं पाकिस्तान में, क्या उनको ऐसी बात करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अब से हमें बात ही सिर्फ इन 2 ट्वीट्स के बारे में करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो दोनों जो हैं वो वफाकी वज़ीर हैं। इनकी जो ट्वीट्स थी, एक जो है वो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी ट्वीट अगर हम पढ़ें तो उसमें ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी उन्होंने खैर बाद में डिलीट कर दी। दूसरी जो असद उमर साहब की ट्वीट है, वो जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं हमारे, उनसे आप किसी भी चीज़ पे बात करा दें, क्रिकेट पे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे, इकॉनमी पे वो बात नहीं करना चाहते, वो और हर चीज़ पे बात करना चाहते हैं। मतलब एक इस वक्त पे जब पूरी दुनिया अफसोस कर रही है, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रही है न्यूजीलैंड के साथ और उनके विक्टिम्स के साथ, हमारे जो 2 वफाकी वज़ीर हैं वो क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अभी अजीब सी मुझे नहीं समझ आती कि पीटीआई को मेरे ख्याल से अपने कुछ वज़ीरों के फ़ोन जहाँ से भी वो ट्वीट करते हैं वो लेके उनको ताले में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि इस वक्त आप इस किस्म के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, वहाँ पे मगरबी ममालिक में लोग जा रहे हैं मस्जिदों के बाहर, वहाँ पे जाके फूल रख रहे हैं, वहाँ पे सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनकी जो न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आला है वो वहाँ पे वो मस्जिद में गई, वहाँ पे जाके उनके गम दुख बांटे, वहाँ पे जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज थी, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी, एक कंपैशन है जिसकी हमें ज़रूरत है। यहाँ पे तो कोई ह्यूमैनिटी, कंपैशन, एक पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। और ख़ास तौर पर ये भी देखना होगा, वक्त थोड़ा कम है, कि पाकिस्तानी भी उनकी भी जाने गई हैं, 2 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं इस वाक़े के अंदर। इरशाद भट्टी साहब, ठीक है, इरशाद भट्टी साहब आपके ख्याल में होनी चाहिए पाबंदी या कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए?
देखिए, पहली बात वो मज़हर साहब ने कहा था, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो चेंज हो गया है। बिल जो है उसमें से वज़ीर आला के सारे वो निकाल दिए उन्होंने, सिवाय सिक्योरिटी के। बाकी तनख्वाहें वैसी हैं और गवर्नर को भेज दिया है परवेज़ इलाही वज़ीर आला के फॉर्मर के निकाले हैं, बाकी के तो अब तनख्वाह तो उनकी इतनी की इतनी है, 600% जो उन्होंने बढ़ाई है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वो अल्लाह का शुक्र है, वो जो घर और वो सिक्योरिटी गार्ड और 3-3 डाले, उनसे जान छूट गई। अच्छा, दूसरी है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे ये जो ट्वीट्स। काश हमारे यहाँ भी इतनी तालीम और शऊर होता कि ऑस्ट्रेलियन सेनेटर की तरह यहाँ भी अंडे मारे जा सकते, यहाँ भी इनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। तो हो सकता है कि आइंदा कोई ना करे। जंग के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के बयानात देखें, उनको 2 मरतबा लोगों ने मुल्तान की सरहद से पकड़ के वापस लाए हैं। लगता ही नहीं है कि वो वजीर खारजा हैं। आप भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दौरान देख लें, असद उमर साहब ने जिस तरह उस्मान ख्वाजा की ट्रोलिंग की है, मेरे ख्याल से उसको गेम ही छोड़ देनी चाहिए। और अगर कुछ ट्वीट का नोबेल प्राइज होता तो असद उमर को मिलना चाहिए था। और फिर न्यूजीलैंड आने के बाद असद उमर, शेरी मिजारी और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हाल किया है वो कमाल है। तो लिहाजा मेरी दरखास्त है, आखिरी दरखास्त सुन लें कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम या वजीर आला जो हैं, उनकी जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, इन सारों को कमरे में बंद करें, बड़ी स्क्रीन पर वो कॉन्फ्रेंसेस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा दिन चलाएं, ताकि इनको पता लगे कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, नई का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाकया ये था और इसमें 6 पाकिस्तानी जाँ बाक हुए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर खारजा रह चुके हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम को हिपोक्रेट लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और अपने फिर दूसरे ट्वीट में स्कॉट मॉरिसन जो है, उन्होंने कहा भी इसको कि राइट विंग टेररिस्ट अटैक था। तो क्या ज़रूरत थी इस तरह की बात करने की ख्वाजा आसिफ साहब को? देखिए, इसीलिए कहते हैं ये जो बहुत सेंसिटिव मामलात होते हैं, इसमें पहले हमेशा तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। देखिए, जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है, उसका एक जुमला जो है वो इस सारी चीज़ों पे भारी है कि दे वर आर्स, द विक्टिम्स वर आर्स एंड द पर्सन हु डिड ऑल दिस वाज नॉट आर्स। ये काफ़ी है ये कहना कि जो लोग मारे गए वो हमारे हैं और जिन्होंने मारा वो हमारे नहीं हैं। और जो हमारी तरफ से जो चीज़ें आई हैं, जिस तरीके से हमारा रद्द-ए-अमल है, वो उस लिहाज से इंतहाई अफसोसनाक है कि हम उस चीज़ को पहले डिटेल्स तो ले लें, पहले मालूमात तो हासिल कर लें, पहले अपने अंदर। और फिर ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, यानी ये सबसे पहले इन सारे लोगों को ऐसे मामलात में चाहिए कि फॉरेन ऑफिस से पूछें, पहले डिटेल्स तो ले लें कि हमें हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। आप एक मिनिस्टर की पोजीशन पर हैं, पहले तो ले, फिर बोले इस तरह के हम मामलात पे आपके ख्याल में या एक लीडिंग ऑपोजिशन लीडर हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, सोच तो लें कम से कम कि आपने बोलना क्या है। तो मेरा ख्याल है इस पे सीरियस रिव्यू होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने लीडर्स को बुला के ये बात समझाने की जरूरत है, और इमरान खान को अपने वज़रा को बुला के ये समझाने की जरूरत है। जो फॉरेन ऑफिस के, फॉरेन पॉलिसीज के मैटर्स होते हैं या सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, उसमें बहुत ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। महमल, आपके ख्याल में क्या तरीकाकार हो? देखिए, बिल्कुल मैं नहीं का इसमें ऑप्शन लूँगी। देखिए, इसके अंदर जो शीरी मज़ारी साहिबा की ट्वीट थी जो आपने दिखाई, वो बड़ी ख़तरनाक थी, क्योंकि उन्होंने बेसिकली ये कहा कि क्योंकि ये अटैक हो गया तो अब सस्पेंड कर दे क्रिकेट। हम वो हैं कि जो कहते रहे जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक हुआ कि प्लीज़ सस्पेंड मत करें, प्लीज़ इधर से बैन मत करें, जो कि आईसीसी ने नहीं की। वो तो क्रिकेट टीम ने खुद एक अपनी डिसीजन दी थी ना आने की, और अभी भी हम उनको कह रहे हैं। तो क्या शीरी मज़ारी साहिबा जो हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है, वो ये कह रही है कि खुदा ना खास्ता कल को अगर पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द हमला हो तो जितनी क्रिकेट अभी तक वापस आई है वो भी ना हो? ये बहुत डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि कल को इंडिया और ये बाकी सब हमारी शीरी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर को ही कोट करेंगे और कहेंगे देखिए वो न्यूजीलैंड के टाइम ये कह रही थी, अब आप बताइए अब करना चाहिए पाकिस्तान के साथ कि नहीं। दूसरी चीज, जो असद उमर साहब है, इनको तो मुझे मतलब मैं इनको सीरियस ले ही नहीं सकती। एक तो खैर उन्होंने एक दफा ये एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं गाने सुनकर तो फिर मैं अपने आप को में सोचता, हाँ, तो वो इस तरह की जो चीजें, तो मैं तो उनको सीरियस, उनकी ट्वीट्स भी बिल्कुल नॉन सीरियस है। और वाकई बात ठीक है कि वो इकोनॉमी के अलावा हर चीज पे बात करते हैं। और जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, भाई वो एक वजीर आजम से बात कर रहे थे, उसके अलावा हर चीज पे बात करते हैं, प्रोटोकॉल होता है। न्याय साहब के ठीक बिल्कुल दुरुस्त। महमल, न्याय साहब जो शीरी मज़ारी की ट्वीट के बारे में बात कर रही है, महमल इस पे जरूर बात कीजिएगा कि क्रिकेट जिसमें हमने सफर किया पाकिस्तान में ना आने की वजह से लोगों के, वही बात हमारी ह्यूमन राइट्स की वजीर कह रही है शीरी मज़ारी की न्यूजीलैंड में नहीं होनी चाहिए। बेशक वो अगर तंजिया भी कह रही है तो अब साहब मैं ऑप्शन इसमें कोई नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे हम कुछ जरूरत से ज़्यादा ही आड़े हाथों ले रहे हैं
ठीक है कि ऐसा है कि जब स्पर ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, एक उस लम्हे की जो शिद्दत थी और उसकी जो हिद्दत थी, उसके ऊपर रिएक्शन मेरा ख्याल है थोड़ा फर्क आता ना आता, लेकिन जो महमल बात कर रही है न्याय साहब, आम आदमी के और वजारत वुज़रा के बयान में फर्क नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उन्हीं का देगा। मेरी तो बात किसी ने आपने दिया मेरी ट्वीट को, और शिद्दत से वजीरों को तो बचना चाहिए। मेरी ट्वीट को तो आपने यहाँ पे डिस्कशन में लाया नहीं है, उन्होंने दिया तो आप ला रहे हो ना। अब मैंने जो दिया है तो आपने आम आदमी की तो आप ले ही नहीं रहे हो, आप ले रहे हो वजीर की, हम भी उसी को डिस्कस करें। मैं उसमें एक और चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे पे ये बीत चुकी है। जब हमारे पे बीत चुकी थी तो ठीक है कि उनकी प्राइम मिनिस्टर की कॉन्डक्ट को हमने कल भी सैल्यूट पेश किया है, हमने एडमायर किया है। उसके अंदर एक हिम्मत थी कि उसे कहा कि टेररिस्ट है। नई का ऑप्शन तमाम तजियाकारों ने लिए। वक्त की थोड़ी कमी थी। न्याई साहब, आपसे माजरत के साथ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया नाजरीन। खुदा हाफिज।